सिनेमा घर। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। सुना सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सिनेमा घर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सिर्फ विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार, स्वागत, प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम सिनेमा घर में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त राधा पाठक। एक आए एक जाए मुसाफिर दुनिया एक कराए रे। एक आए एक जाए मुसाफिर दुनिया एक कराए रे। एक आए। जी हाँ, एक आए एक जाए दुनिया एक सराय, यही है हमारी आज की इस फिल्म का सार। जी हाँ, जिंदगी की इसी सच्चाई को बयां करती है हमारी आज की फिल्म मुसाफिर, जो रिलीज हुई वर्ष 1957 में। जिंदगी की कश्मकश का बस इतना सा फसाना है, दर बदर भटकना है, लौटकर फिर घर आना है। घर, जी हाँ, वो जगह जो दिल को सुकून, मन को चैन देती है। आज के सिनेमा घर कार्यक्रम में जो फिल्म हम लेकर आए हैं वो आधारित है एक घर पर। एक घर जिसमें किराए के लिए खाली है, या कहिए टू लेट का बोर्ड लगा है। कुछ समय के लिए लोग परिवार वहां आते हैं, रहते हैं, सुख दुख बांटते हैं, खुशियां और गम सहते हैं, फिर चले जाते हैं अपनी राह। यही है मुसाफिर फिल्म के मुसाफिर। एक घर, उसमें रहने वाले लोगों में एक अजब सा रिश्ता होता है। घर उन लोगों के हर पल का गवाह बनता है। न जाने ऐसे कितने ही परिवारों की कहानी हिस्सा रही है। बहुत सारे घर, बहुत सारे परिवारों की कहानियों का हिस्सा रहे हैं। मैं हूँ राही रास्तों का, चलना मेरा काम, हरदम यही गाता हूँ, मुसाफिर मेरा नाम। जी हाँ, आदमी तो मुसाफिर है। अब 26 अप्रैल सन 1957 को रिलीज हुई थी फिल्म मुसाफिर, जिसको निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। ये उनके द्वारा निर्देशित पहली फिल्म है। सन 1953 में बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन में ऋषि दा ने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था, जिसकी कास्टिंग में उनका नाम आता है। स्क्रीन प्ले बाय ऋषिकेश मुखर्जी और एडिटेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। बिमल दा की छत्र छाया में उन्होंने निर्देशन सीखा और उनकी हर फिल्म, चाहे वो मुसाफिर हो, अनुपमा, मजली दीदी, सत्यकाम, गुट्टी, आनंद, तकरीबन ऋषिकेश मुखर्जी की सभी फिल्मों में बिमल दा की शैली की झलक देखने को मिल ही जाती है। वो एक चीज जो बिमल दा की फिल्मों में होती थी, वो सच्चाई, वो सादगी। वही सच्चाई और सादगी झलकती है ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में। अपनी एक अलग शैली और विशेषता रखने वाले ऋषिकेश मुखर्जी की पहली निर्देशित फिल्म है मुसाफिर, जिसके लिए ऋषिकेश मुखर्जी को मिला था सन 1957 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। बिमल रॉय के साथ काम करने के अनुभव को साथ रखते हुए ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म बनाई मुसाफिर, जिसके निर्माता और निर्देशक हैं स्वयं ऋषिकेश मुखर्जी। इसकी कहानी लिखी राजेंद्र सिंह बेदी ने, गीत लिखे शैलेंद्र ने, संगीत दिया सलील चौधरी ने। फिल्म में 3 कहानियां हैं जो उस घर के मुसाफिर बनकर आते हैं, उन पर वो कहानियां दिखाई गई हैं। पहली कहानी विवाह को प्रदर्शित करती है, दूसरी जन्म को, तीसरी मृत्यु को।
तीनों ही स्टेजेस जो किसी व्यक्ति के जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जन्म होता है, विवाह होता है, फिर हो जाती है मृत्यु। यही तो जीवन का सत्य है और यही सत्य इस फिल्म में दर्शाया गया है। बात करें कहानी की तो फिल्म की नंबरिंग के बाद बलराज साहनी की आवाज में बोला जाता है, समझ लीजिए मकान बोल रहे हैं। लाख लाख मकान, इनमें रहने वाले करोड़ों इंसान, उन करोड़ों इंसानों के हंसने रोने के मूक दर्शक हैं ये मकान। मुसाफिरों की तरह यहाँ लोग आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। यहीं जन्म होता है, विवाह होता है और होती है मृत्यु। कहानी का सारा सार इन्हीं शब्दों में है। अब बात करते हैं कहानी की। फिल्म की पहली कहानी और पहली कहानी के किरदार है सुचित्रा सेन शकुंतला के रूप में और शेखर के रूप में है अजय। मतलब शेखर है अजय के रूप में। अजय और शकुंतला की कहानी है फिल्म के पहले मुसाफिरों की कहानी। अब सुचित्रा सेन की बात चली है तो सुचित्रा सेन के बारे में तो आपको पता ही है कि इन्होंने फिल्म में तो पहले किराएदार की भूमिका निभाई ही है, एक नई नवेली दुल्हन के रूप में। और सन 1955 में हिंदी सिनेमा में अपना अभिनय करियर शुरू किया था। जी हाँ, सन 1955 में हिंदी सिनेमा से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली अभिनेत्री सुचित्रा सेन हिंदी की कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही अभिनय कर पाईं। खूबसूरती और अभिनय में बेमिसाल सुचित्रा सेन बांग्ला फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री रही, लेकिन हिंदी फिल्मों में उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया है, चाहे आंधी हो, ममता हो, देवदास हो, बंबई का बाबू हो, कुछ चुनिंदा ही फिल्में उन्होंने की हैं, लेकिन अपनी खूबसूरती और अभिनय से लोगों को अपना दीवाना बनाया। अब बात करें इस फिल्म की मुसाफिर, जो उन्होंने देवदास फिल्म के बाद की थी, क्योंकि बिमल रॉय ने देवदास बनाई थी, उसमें सुचित्रा सेन पारो की भूमिका में थी। यहाँ ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें एक बहुत खूबसूरत सा किरदार दिया है शकुंतला का, जो एक नई नवेली दुल्हन है। कहानी शुरू होती है, डेविड जो उस मकान के मालिक हैं, वो मकान जिस पर टू लेट का बोर्ड लगा है, डेविड किराएदार को अपने घर में लेकर आते हैं, दिखाते हैं। किराएदार है अजय। अजय से कहते हैं, देखो ये रहा मेरा मकान, सारी दुनिया में ऐसा मकान नहीं मिलेगा। हाँ, इस मकान में सारी दुनिया जरूर मिल जाएगी, यहाँ बीसियों आए, सैकड़ों गए। ये जो डायलॉग है डेविड का, ये हर किराएदार के साथ उन्होंने बोला है। तो फिल्म में जो चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मकानदार है वो हर किराएदार को जब भी लाता है उसी तरीके से लाता है, उसी तरीके से मकान दिखाता है, वही डायलॉग्स बोलता है। तो कुछ चीजें हैं जो सेम हर किराएदार के साथ सीधी सीधी चलती हैं। अब सबसे पहले वो अजय को मकान दिखाता है। अब अजय जो है वो मकान देखते हैं और कहते हैं कि मकान उन्हें पसंद आ गया है। तो कहते हैं, अरे मकान पसंद आ गया, अभी तो तुमने देखा ही नहीं। कि अजय मुझे क्यों देखना है, देखेंगी। वो क्या समझ जाता है, कहता है अच्छा तुम अपनी पत्नी को दिखाना चाहते हो मकान, ठीक है, मकान दिखाओ अपनी पत्नी को। रात के जो अंधेरे में है, अजय अपनी पत्नी को मकान में लेकर आते हैं। अब जब मकान में लेकर आते हैं तो उससे पहले वो डेविड को आधा किराया दे देते हैं और कहते हैं कि आधा मैं फ्राइडे तक दे दूंगा। डेविड कहते हैं, ठीक है, मैं फ्राइडे आ जाऊंगा। अब मकानदार चला जाता है। अब आसपास से बड़ी आवाजें आती हैं, बहुत सारी आवाजें। देखते हैं सामने एक चाय वाले की दुकान है, उस पर मोहन चौटीन नाम का लड़का काम करता है। वो भी गुनगुनाता रहता है, गीत गाता रहता है। तो सबसे पहले तो वो गीत मैं आपको सुनवा देती हूँ, जिसकी एक झलक मैंने आपको कार्यक्रम के शुरू में सुनवाई थी। एक जाए मुसाफिर दुनिया एक कराए रे, एक आए एक जाए मुसाफिर दुनिया एक कराए रे, एक आए। अलबेले अरमानों के तूफान लेकर आए, नादान 100 बरस के सामान लेकर आए। अलबेले अरमानों के तूफान लेकर आए, नादान
बरस के सामान लेकर आए और धूल उड़ाता चला जाए एक जाए मुसाफिर दुनिया एक सराय रेज के आए दिल की जुबान अपनी है दिल की नजर भी अपनी दिल की जुबान अपनी है दिल की नजर भी अपनी पल भर में अनजाने से पहचान भी हो जाए पहचान दो घड़ी की बन प्यार मुस्कुराए 2 दिन की जिंदगी रंग लाए एक जाए मुसाफिर दुनिया एक सराय रेज के आए एक जाए मुसाफिर दुनिया एक सराय रेज के आए। ये जो गीत है वो सामने उस घर के सामने एक चाय वाला है, चाय वाले के घर पे काम, चाय वाले की जो दुकान है उस पे काम करता है मोहन चोटी, वो गा रहा है। और ये जो गीत था फिल्म में आया था जब पहला किराएदार मकान खाली करते हैं, लेकिन मैंने आपको इसलिए यहाँ सुनवा दिया कि इस गीत से आपको फिल्म का पता लग जाएगा कि फिल्म में होने क्या वाला है। हालांकि पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, पूरी कहानी दृश्य व दृश्य मैं आपको सुनाऊंगी। अब मैं बात कर रही थी कि रात को अपनी दुल्हन को लेकर, घूंघट में जो दुल्हन है उसे लेकर अजय मकान में आते हैं, घर खोलते हैं। अब दुल्हन कुछ डरी हुई है, वो कहती है अरे अरे मुझे छोड़कर मत जाना, तुम कहाँ चले गए, बिजली गई हुई है। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ मोमबत्ती का टुकड़ा देखा था, मैं जला देता हूँ। वो मोमबत्ती का टुकड़ा जलाता है, उस मोमबत्ती की रोशनी में जो वो अपनी खूबसूरत दुल्हन को देखता है, वाकई शकुंतला के रूप में सुचित्रा सेन की खूबसूरती देखने लायक है। दुल्हन के वेश में है सुचित्रा सेन और अजय उन्हें निहारता रह जाता है। वो कहती है अरे अरे चाचा जी यहाँ ना आ जाए। उनकी बातों से पता चलता है कि वो अपने घर से छुप कर आई हैं दुल्हन के वेश में और उनकी शादी किसी और से होने वाली थी, लेकिन अजय उनके घर से उन्हें ले आए हैं और अपने माता पिता के खिलाफ लेकर आए हैं। इसी वजह से उन्होंने ये घर किराए पर लिया है। अब वो कहते हैं कि शायद माँ बाबूजी मान जाएंगे जल्दी, हम कुछ इंतजार करेंगे। अब शकुंतला कहती है नहीं माने तो कहते देखते हैं। अब अगले रात को क्या होता है, जब अजय की आंख खुलती है तो शकुंतला बिस्तर पे नहीं है, तो वो देखता है तो खिड़की पर खड़ी रो रही है। अब वहां एक वायलिन की आवाज आ रही है। खिड़की पर खड़ी जब शकुंतला रो रही है तो उसे चुप कराते हैं, सांत्वना देते हैं, कहते हैं सो जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों कहते हैं कि हम सुबह शादी कर लेंगे। अजय कहता है मैं सुबह पंडित जी को ले आऊंगा और शादी कर लूंगा। वायलिन की आवाज आ रही है। अब सुबह होती है, मोहन चोटी सामने जो चाय की दुकान पे काम करते हैं वो 2 कप चाय लेकर आते हैं। अजय चाय का कप लेता है और पूछता है ये जो रात को वायलिन कौन बजा रहा था। वो कहता है एक है पगला बाबू, वैसे तो उसका नाम राजा बाबू है पर हम उसे पगला बाबू कहते हैं, वो वायलिन बजाता है। तो कहते ले आओ कभी। कहते नहीं नहीं वो ऐसे नहीं आएगा, करोड़ों रुपए दोगे तो भी नहीं आएगा, वो अपनी मर्जी का मालिक है, मन करता है तो वायलिन बजाता है नहीं तो नहीं बजाता। कहते अच्छा ठीक है। अब वो दोनों चाय पीते हैं। फिर वही बात होती है कि चिट्ठी मैंने भेज दी है और चिट्ठी का इंतजार करते हैं। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, लेकिन चिट्ठी नहीं आती। अजय के माता पिता बहू के रूप में स्वीकार नहीं करते शकुंतला को। उन्हें लगता है कि चिट्ठी इसीलिए नहीं आ रही है। अब शकुंतला बड़ी उदास होती है, कहती है चलो रसोई का काम तो करना ही है। अब यहाँ एक पड़ोसन है, वो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर, जो बेबी नाज है जो रोल निभाया है, उसको लेकर उसके घर में आती है। वो ये जो पड़ोसन आंटी है ना, ये भी हर किराएदार के पास आएंगी। अब उसके पास आती है, वो दरवाजा खोलती है, वो सोचती है अजय है। वो अंदर आती है, कहती है कि तुम कौन हो। कहती मैं ना मुन्नी की अम्मा हूँ। अब वो मुन्नी की अम्मा अंदर आके बैठ जाती है, उनसे पूछती है अरे अरे तुम रात को आए, तुम्हारे पास तो सामान भी नहीं था। वो थोड़ा ऐसा है इधर की उधर बातें करने वाली जो आंटियां होती हैं उस टाइप की वो दिखाई है पड़ोसन। कहती है हाँ पहले जो किराएदार आए थे वो तो पत्नी जो है वो पति को भगा लाई थी। वो शकुंतला सोचने लग जाती है, कहती अच्छा तुम्हारा नाम क्या। कहते उनका नाम है अजय शर्मा, मेरा नाम है शकुंतला वर्मा। अब वो पड़ोसन तो बड़ी चालाक थी, वो समझ जाती है कि ये भी ऐसी चुप चुप के शादी कर रहे हैं। अब वो मुन्नी कहती है कि यहाँ तो रसोई भी नहीं बनी, हमें चाय कहाँ से मिलेगी। वो आंटी जो होती है पड़ोसी वो चली जाती है, कहती अच्छा मैं चलती हूँ। बाहर जाके देखती है कि अजय पंडित को लेकर आ रहा है।
वो सारा मामला समझ जाती है और चली जाती है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी जब कर लेते हैं तो फिर दिन बीतने लगते हैं, 1-2 दिन बीतते हैं तो, लेकिन नहीं, 2-3 दिन तो बीत गए थे कि भाई चिट्ठी आई ही नहीं है। फिर आ जाता है शुक्रवार, जिस दिन मकानदार को किराया लेने आना है। अब शुक्रवार को जो मकानदार किराया लेने आने वाला होता है, उससे पहले शकुंतला अजय से कहती है कि चिट्ठी तो आई नहीं है, ऐसा करते हैं कि चलो रसोई का सामान ले आते हैं, कुछ तो सामान ला दो। बोले उसे सामान लिखवाती है, कोयला, दाल, चावल कि सब सामान ले आओ, इससे रसोई बनेगी। कहता है एक दिन और इंतजार कर लो। कहती है नहीं नहीं, बेकार की आस का क्या फायदा, इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, तुम सामान ले आओ। अब वो सामान लेने जा रहा होता है तो वो एक फूल का बीज उसे पड़ोसन ने दिया था, वो फूल का बीज जमीन में दबा देती है। अजय कहता है ये क्या कर रही हो? कहती है मैं फूल, ये पौधा लगा रही हूँ, कभी तो इस पर फूल आएंगे। वो पौधा वहां लगा देती है। अब शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार के दिन वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ बाजार सामान लेने, लेकिन मकानदार आएंगे किराया लेने, उन्हें बैठा लेना। इधर होता यह है कि जैसे ही मकानदार डेविड मकान में प्रवेश करने वाले होते हैं, वहां अजय के माता पिता जो भूमिका निभाई है विपिन गुप्ता और दुर्गा खोटे ने, वो आ जाती हैं। दुर्गा खोटे और विपिन गुप्ता आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और डेविड से पूछते हैं कि ये मकान में अजय शर्मा रहते हैं? कि हाँ यही रहते हैं। उनकी बातचीत होती है, पता चलता है कि डेविड के जो कॉलेज के दोस्त हैं वो हैं अजय के पिताजी। अब वो आपस में बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो? कि हम अपने बेटे बहू से मिलने जा रहे हैं। वो डेविड से कहते हैं कि थोड़ी देर बाद आना। वो डेविड कहता है ठीक है। अब वो जो अजय के माता पिता थे वो दरवाजा खटखटाते हैं। शकुंतला दरवाजा खोलती है। खोलते उसे लगता है कि शायद मकानदार आया है। वो कहते हैं अरे अच्छा आ गए आप, बैठिए। फिर वो कहते हैं ये मेरी पत्नी है। वो भी नहीं बताते कि हम माता पिता हैं। कहती अच्छा माता जी आप भी आइए। दुर्गा खोटे तो बड़ी प्रसन्न होती हैं, कहती अरे मुझे मेरी बहू ने माँ कहा, बेटा तुमने मुझे माँ कहा। वो गदगद हो जाती हैं, लेकिन वो पिताजी बड़े गुस्से में थे। कहते हैं नहीं हम इन्हें नहीं अपनाएंगे, हम तो सिर्फ कहने आए हैं कि हमारा रिश्ता खत्म है। वो अपनी बहू को बताते ही नहीं कि हम उसके सास ससुर हैं। वो बैठाती है, वो उन्हें मकानदार समझ रही होती है, वो उन्हें बैठाती है, फिर उनकी आओ भगत करती है, फिर कहती है खाना खा के जाइएगा। वो कहते नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि पिताजी बहुत नाराज थे। माँ कह देती है हाँ खा के जाएंगे। वो रोने लगती है शकुंतला, तो पिताजी कहते हैं अच्छा रो मत, हम खाना खा के जाएंगे। लेकिन तुम हमें खाने की जिद क्यों कर रही हो? कहती हम इसलिए जिद कर रहे हैं कि पहले अतिथि हो, हमारी नई गृहस्थी में आप पहले अतिथि हो, तो अब खाना खा के जाना। कहते ठीक है हम खाना खा के जाएंगे। उन्हें बड़े प्यार से सारा खाना बनाती है, खिलाती है, फिर अपने सास ससुर के बारे में बताती है कि इस तरीके से मेरे पति ने मुझसे शादी की और मेरे सास ससुर मुझे अपना नहीं रहे, लेकिन उनकी भी क्या गलती है। वो बड़ी भोली भाली बातों से उनका दिल जीत लेती है। अब दरवाजे पे खटखट होती है। कहती है अच्छा ये आ गए, मैं जाती हूँ। जैसे ही वो अंदर आता है वो अपने माता पिता को पहचान जाता है। अब यहाँ जो है ना, जब वो आते हैं ना, शकुंतला के जो माता पिता आते हैं, जब घर में उन्होंने एंट्री की थी, तो वो दरवाजा जब खटखटाते हैं तो शकुंतला एक भजन गा रही होती है। पहले वो भजन सुन लेते हैं।
से मत घबरा, दुख से मत घबरा रे, मेरे हरे के बंदा, मेरे हरे के बंदा। प्रीत लगा, प्रीत लगा रे, मेरे हरे के बंदा, मेरे हरे के बंदा। जी हाँ, यही भजन गा रही होती है शकुंतला जब उसके सास ससुर उसके दरवाजे पे आते हैं। फिर वो सास ससुर को अंदर बुलाकर खाना खिलाती है। वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, पहले उसके भजन पे, उसके बाद उसकी आओ भगत पे। हालांकि पिताजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अजय से कहते हैं कि हम तुम्हारे से वास्ता नहीं रखेंगे, हम अपनी बहू को लेकर जा रहे हैं। माँ कहती है ये क्या कर रहे हो, बहू कैसे जाएगी जब तक बेटा नहीं जाएगा। फिर वो दोनों को माफ कर देते हैं और वो उनको दोनों को लेकर चल देते हैं। फिर डेविड आते हैं, वहां पे डेविड को सारी कहानी पता चलती है। वो बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं ठीक है ले जाओ भाई। वो जो 40 रुपए उसने आधे किराए के रूप में अजय ने दिए थे वो उसके पिताजी को देते हैं कि बहू को दे देना, मेरी तरफ से मुंह दिखाई। और वो खुशी खुशी शकुंतला, अजय और उसके माता पिता गाड़ी में बैठकर अपने घर को चले जाते हैं। जाते जाते शकुंतला उस घर को निहारती है जहां उसका विवाह हुआ और देखते हैं कि जो पौधा उसने लगाया था उसमें भी अंकुर फूटने शुरू हो गए हैं। अब डेविड क्या करते हैं कि वो जो टूलेट का बोर्ड उन्होंने उल्टा किया था जब ये किराएदार आ गए थे, टूलेट का बोर्ड सीधा कर देते हैं। अब देखिए घर मूक दर्शक बन जाता है इनके विवाह का। यही है इस फिल्म की कहानी। अब इसके बाद शुरू होती है दूसरी कहानी और डेविड दूसरे किराएदार को लेकर आते हैं। जो दूसरा किराएदार है वो है नाजिर हुसैन साहब। वो मकान देखते हैं, पूरा सारा देखते हैं। वे डेविड से कहते हैं मेरा बड़ा बेटा गुजर गया, उसकी पत्नी है, उसके पेट में मेरे बेटे का बच्चा है, वो जीना नहीं चाहती, वो आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है। छोटा बेटा है भानु, वो इस बार परीक्षा दे रहा है, उसके बाद अगर वो पास हो जाता है अच्छे नंबरों से तो उसके बाद उसे नौकरी मिल जाएगी, हमें तो यही आस है। ये कहकर वो कहते हैं कि हम कल आएंगे और सामान लेकर आएंगे। फिर वो अगले दिन आते हैं और डेविड यहाँ पे क्या करते हैं, फिर वो टूलेट का बोर्ड उल्टा कर देते हैं क्योंकि अब किराए के लिए मकान उठ गया। फिर वापस उल्टा कर देते हैं। अगले दिन किशोर कुमार, नाजिर हुसैन साहब और नीरू पराय ने किशोर कुमार की भाभी का किरदार निभाया है जिनके पति गुजर जाते हैं, और भानु ने उनके देवर का यानी किशोर कुमार ने भानु का किरदार निभाया है और नाजिर हुसैन साहब ने इनके पिताजी का। तो भानु जो है वो परीक्षा दे रहा होता है, पढ़ाई करता है। अब यहाँ क्या होता है, घर की सफाई करते हैं तो वही इन्हें किताब मिलती है, चुन्नू मुन्नू उसके ऊपर लिखा होता है, तो अगले दिन मिलती है। लेकिन उससे पहले रात क्या होता है, वही रात वाला किस्सा जैसे शकुंतला के साथ हुआ था। रात को भाभी रो रही होती है दरवाजे के खिड़की के सहारे। अब भानु की आंख खुलती है तो भानु कहता है भाभी तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक हो जाएगा, मुन्ना आएगा। फिर वही रात को वायलिन की आवाज आती है, वो सुनते हैं, फिर सो जाते हैं। अगले दिन मोहन चोटी चाय देने आते हैं। अब चाय देने आते हैं मोहन चोटी, तो फिर वो पूछते हैं रात को वायलिन कौन बजा रहा था। फिर वो बताते हैं अरे वायलिन तो एक पगला बाबू बजा रहा था। पगला बाबू जो है वो राजा बाबू है, वही सारी बात उन्हें बताता है। अब वो सफाई कर रही होती है घर की, तो उसे वहां पे ना एक किताब मिलती है चुन्नू मुन्नू की। यही किताब शकुंतला को भी मिली थी। वो अजय को दिखाती है कि शायद पुराने किराएदार छोड़ गए हैं। यही बात निरूपराय कहती है, देखना भानु एक किताब मिली है, देखो छोटे छोटे कितने प्यारे बच्चे हैं, और ये मुझे लगता है पुराने किराएदार छोड़ गए हैं। अब वो भानु कहता है कि अरे पुराने किराएदार आप देखना, आपका जो बच्चा होगा ना वो तो इससे भी सुंदर होगा। और फिर वो अपनी भाभी के लिए एक गाना गाते हैं। ला 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 ओ ला 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 ला, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा, हंसे तो भला लगे रोए तो भला लगे, हमको उसके बिना कुछ भी अच्छा न लगे, हंसे तो भला लगे रोए तो भला लगे, हमको उसके बिना कुछ भी अच्छा न लगे, जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र जियो मेरे लाल,
मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा। एक दिन वो माँ से बोला क्यों फूंकती है चूल्हा, एक दिन वो माँ से बोला क्यों फूंकती है चूल्हा, क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें, क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें, काहे कले लोज तू ये झमेला। अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किस घर में पकी, जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल, ओ जियो 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 मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा। एक दिन जो छुपा मुन्ना, ढूंढे न मिला मुन्ना, एक दिन जो छुपा मुन्ना, ढूंढे न मिला मुन्ना, बिस्तर के नीचे कुर्सियों के पीछे, देखा कोना सब पे सांस खींचे, बिस्तर के नीचे कुर्सियों के पीछे, देखा कोना सब पे सांस खींचे, कहाँ गया कैसे गया सबसे परेशान, सारा जग ढूंढ थके कहीं मुन्ना न मिला, मिला तो प्यार भरी माँ की आंखों में मिला, सारा जग ढूंढ थके कहीं मुन्ना न मिला, मिला तो प्यार भरी माँ की आंखों में मिला, जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल, ओ तुमको लगे मेरी उम्र जियो मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा। इस तरह से ये दिखाया गया है कि जो भानु है अपनी भाभी को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाभी हर वक्त अपने पति की यादों में जो है वो उदास रहती है और उनके पेट में बच्चा है, तो इस वजह से वो भानु उन्हें हर वक्त हंसाने की कोशिश करता है कि भाभी किसी तरह से खुश हो जाए। और किशोर कुमार का अभिनय तो आप जानते ही हैं, किशोर कुमार साहब जो होते हैं वो हमेशा हंसाने गुदगुदाने का काम करते हैं। अब जो दूसरे किराएदार हैं इस फिल्म में किशोर कुमार और निरूपराय ही हैं, और भानु के जो चरित्र को किशोर कुमार ने जिया है बहुत बखूबी जिया है। हंसाने और गुदगुदाने वाले रोल तो किशोर कुमार का अभिनय लाजवाब होता ही था, साथ ही रुलाने वाले दृश्य भी हैं इस फिल्म में, जहां किशोर कुमार ने बड़ा लाजवाब अभिनय किया है, और निरूपराय के अभिनय से तो सभी वाकिफ हैं। तो ये जो किरदारों का चयन है इसमें भी ऋषिकेश मुखर्जी ने बहुत ही सावधानी बरती है कि किस किराएदार के रूप में उन्हें किस किरदार को लेना है, और सभी ने बहुत अच्छा अभिनय किया है, बहुत उम्दा अभिनय किया है। इसी वजह से ये फिल्म बहुत अच्छी बन पड़ी है, तभी तो ऋषिकेश मुखर्जी को साल का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस फिल्म के लिए मिला, एक अच्छी फिल्म के लिए। अब ये जो कहानी चल रही है भानु की, भानु जो है वो पास हो जाता है। अब वो कहता है, अब जब वो घर आता है तो देखता है वही पड़ोसन आंटी अपनी बच्ची के साथ बैठी हैं निरूपराय के पास, पूरी किस्सा पूछती हैं कि तुम्हारे पति को क्या हुआ, नौकर देवर का सारी कहानी पूछने आ जाती हैं। अब हर घर के आसपास इस तरह की आंटियां रहती ही हैं। इस फिल्म में ये किरदार इसीलिए दिखाया गया है कि आप कहीं भी रहे, पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व भर में भी आप कहीं रहते हैं तो आस पड़ोस में जो होती हैं कुछ महिलाएं जिन्हें बड़ी दिक्कत होती है किसी के परिवार से, या उन्हें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है आस पड़ोस में, तो वो इस तरह के लोग हर जगह मिल ही जाएंगे। और छोटे छोटे शहर में तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें भाई नौकरी तो नहीं करती हैं, लेडीज पहले नहीं करती थी महिलाएं, तो बहुत वक्त होता था तो कहाँ काटे आस पड़ोस में जाके बैठ जाते हैं। तो वही आंटी टाइप जो ये महिला है वो दिखाई गई है।
फिर आती हैं, भानु के बारे में पूछती हैं। भानु पहुंच जाता है, फिर भानु बड़ा कॉमेडी सी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो आंटी को बड़ी उलझन होती है, वो चली जाती हैं। कहती ये कौन थी? कहते ये मेरे पड़ोस में रहने वाली मुन्नी की मम्मी थी। खैर बात चली जाती है, लेकिन मुन्नी जो पास हुए हैं ये भानु, उसके लिए अपनी भाभी से कहते हैं भाभी आज मैं बहुत सारी चीजें खाऊंगा। कहते क्या खाओगे? लड्डू, पकौड़े, पूरी, सब्जी, हलवा, दही भल्ले, बहुत सारी लिस्ट वो अपनी भाभी को दे देते हैं कि मुझे आज यही खाना है। नाजिर हुसैन साहब कहते हैं हाँ ठीक है सब बनेगा। अब वो बनाते हैं, बड़े चाव से भाभी सारी चीजें भानु को खिलाती है। भानु दही बड़े खा लेते हैं, काफी ज्यादा खा लेते हैं। रात को उनके पेट में दर्द हो जाता है। अब जब उनके पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब कहते क्या खाया था? कहता मैंने दही बड़े खाए थे, ये खाया था, वो खाया था, सब बता दे। कहते अरे आजकल बहुत मिलावटी माल आ रहा है और सब दुकानों पे मिलावट का माल मिल रहा है, ऐसे मत खाया करो ज्यादा। वो उसे कुछ दवाई देते हैं और चले जाते हैं कि सुबह तक ये पुड़िया खा के ये दवाई खा लेना, ठीक हो जाओगे। ठीक है, वो बस आराम से सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि गली में कोई नौटंकी वाले आए हुए हैं। अब वो नौटंकी कर रहे हैं। अब वो पहले नौटंकी का गाना सुन लेते हैं। टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, हर कोई नजर बचा के चला जाए देखो, हर कोई नजर बचा के चला जाए देखो, जाने काहे हमसे कटे सारी दुनिया, जाने काहे हमसे कटे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया। गली गली है रूप के रसिया, 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 ढूंढ के न मिला मन बसिया, ढूंढ के न मिला मन बसिया, प्यार में सौदा करे सारी दुनिया, प्यार में सौदा करे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया। मुंह में राम बगल में छुरी है, राम बगल में छुरी है, ओ मुंह में राम बगल में छुरी है, राम बगल में छुरी है, बात ये देखो तेरे कितनी बुरी है, बात ये देखो प्यारे कितनी बुरी है, यूं हमसे छल कर सारी दुनिया, हमसे छल करे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया। सांस का कौन ठिकाना है,
राजा ठिकाना है राजा ओ सांस का कौन ठिकाना है राजा सांस का कौन ठिकाना है राजा कल आए कल चले जाना है राजा कल आए कल चले जाना है राजा तेरा मेरा फिर क्यों करे सारी दुनिया तेरा मेरा फिर क्यों करे सारी दुनिया तेरी तेरी हमसे फिरे सारी दुनिया तेरी तेरी हमसे फिरे सारी दुनिया हर कोई नजर बचा के चला जाए देखो जाने सारे हमसे कटे सारी दुनिया तेरी तेरी हमसे फिरे सारी दुनिया। अब भानु की तबीयत ठीक है, भानु का रिजल्ट भी आ चुका है, भानु नौकरी के लिए इम्तिहान देता है और रोज नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है। अब रोज इंटरव्यू के लिए जाता है, डेली नौकरी के इंटरव्यू देता है, वापस आता है, मायूस होता है। रोज ऐसा ही होता है, 3 दिन 4 दिन बीतते जाते हैं, लेकिन वो उसे नौकरी नहीं मिलती। घर में पैसे भी खत्म हो रहे हैं क्योंकि बच्चा भी होने वाला है। तो नाज़िर हुसैन साहब कहते हैं कि जब तक बच्चा होगा उसके बाद के खर्चे के लिए पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, क्या करें, अब तो भानु की ही आस है। अब वो भानु जो है वो परेशान होता है, उसने एक इम्तिहान भी दिया हुआ है। भाभी कहती है कि तुम्हें जरूर वो नौकरी मिल जाएगी जो तुमने इम्तिहान दिया है। भानु कहता है कहाँ से होगी, अब तो पिताजी से पैसे मांगने में भी शर्म आती है। वो कहती है मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो एक गुल्लक निकालती है। अब जो गुल्लक है वो उसने अपने बच्चे के लिए जोड़ी थी अपने पति के साथ, वो थोड़े थोड़े पैसे करके और भानु को दे देती है। अब दिखाते हैं कि गुल्लक के पैसे भी खत्म हो गए हैं, लेकिन भानु मायूस है, उसको नौकरी नहीं मिलती। जब पैसे खत्म हो जाते हैं भाभी के पास तो पिताजी के पास जाता है। पिताजी उसे बड़ी खरी खोटी सुनाते हैं कि तू मर क्यों नहीं जाता, तुझे नौकरी नहीं मिल रही, हम क्या करें, पैसे खत्म हो गए हैं, तुझे शर्म नहीं आई, तूने भाभी की गुल्लक भी खत्म कर दी। भानु मायूस होकर फिर चला जाता है। उस दिन भी उसे नौकरी नहीं मिलती तो वो एक जहर की शीशी अपने साथ ले आता है और जब भाभी सो रही होती है, पिताजी सो रहे होते हैं, तो एक चिट्ठी लिखता है और उसमें लिख देता है कि मेरे जीने के अब कोई मायने नहीं है, मैं आपको कोई सुख नहीं दे पा रहा, इसलिए जहर पी रहा हूं। और चिट्ठी भाभी के पास रख के सो जाता है। अब भाभी की आंख खुलती है तो सुबह सुबह डाकिया आ जाता है। जब पोस्टमैन आता है तो एक चिट्ठी दे जाता है, उसमें लिखा होता है कि भानु को वो जो इम्तिहान दिया था वो नौकरी मिल गई है। वो बहुत खुश होती है, फिर पिताजी को दिखाती है, पिताजी भी बड़े खुश होते हैं। लेकिन भाभी फिर वो दूसरी चिट्ठी देखती है कि ये किसने लिखी है। जब वो पढ़ती है तो रोने लग जाती है। जब भानु की भाभी रोती है तो नाज़िर हुसैन साहब पूछते हैं क्या हुआ, वो चिट्ठी पढ़ा देती है। दोनों भानु के पास आते हैं भागकर, नाज़िर हुसैन साहब रोते हैं उनके पिताजी की, अरे भानु तू क्यों मर गया कि तू ऐसा दुखी क्यों। भानु इतनी देर में अपने सिर से चादर हटा देते हैं, यानी किशोर कुमार साहब जिंदा थे। अब इस तरह की एक्टिंग में तो किशोर कुमार साहब का कोई मुकाबला ही नहीं है। जो सीन है पूरा रोने वाला सीन है, दर्द वाला सीन है कि आत्महत्या कर लिया लड़के ने, लेकिन लड़के को जो जहर लड़के ने पिया था वो मिलावटी था और वो नहीं मरता। वो जब पर्दे अपना सिर से चादर हटा देते हैं, नाज़िर हुसैन से कहते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तू झूठ बोलता है, तूने जहर खाया, हमें परेशान किया, ये वो बहुत सारी बातें सुनाते हैं। तो देखते हैं वहां जहर की शीशी रखी थी, सच में ही जहर उसने खाया था, लेकिन वो मिलावटी निकला, इसलिए भानु की मृत्यु नहीं होती। अब वो भाभी कहती है भानु भैया मैं आपको एक बहुत बढ़िया खुशखबरी देती हूँ, आपकी वो नौकरी लग गई है। बड़ा खुश होता है और इतनी ही देर में भाभी को दर्द शुरू हो जाते हैं और उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है। तो दिखाया है कि इस घर में होता है खुशियों का आगमन और वो घर जो होता है वहां पर बच्चा पैदा होता है, यानी जन्म, पहले विवाह अब जन्म। तो उस जन्म का गवाह बना ये मूक दर्शक घर। अब डेविड साहब फिर आते हैं, अब वो सब लोग, अब नौकरी दूसरे शहर में लगी है तो उन्हें दूसरे शहर में जाना भी है। तो वो क्या करते हैं, नाज़िर हुसैन डेविड साहब को कह देते हैं कि अब हम ये घर से छोड़कर जा रहे हैं। अब डेविड क्या करते हैं, ठीक है, खुशी खुशी वो सबको विदा करता है और अपना टूलेट वाला जो बोर्ड है वो फिर सीधा कर देता है कि अब कोई नया किराएदार आएगा। तो ये जो सीन है, ये टूलेट वाला बोर्ड वापस बदलने का, वापस सीधा करने का 2-3 बार हुआ है। जब किराएदार आए हैं, डेविड साहब ने उस बोर्ड को सीधा किया है, फिर उल्टा किया है। मोहन चोटी जो हर बार चाय लेकर आते हैं वो सीन भी बार बार है, रात को वायलिन बजता है वो सीन भी बार बार है। वो जो किरदार है अभी तक साइलेंट है कि वो वायलिन वाले राजा बाबू, पगला बाबू है कौन। तीसरी कहानी पर बढ़ते हैं। अब फिल्म की जो तीसरी कहानी है वो शुरू होती है।
तीसरी जो कहानी है उसमें एक वकील साहब को डेविड जी मकान दिखा रहे हैं। वही बातें बोल रहे हैं, इस मकान में आपको दुनिया मिल जाएगी, लेकिन दुनिया भर में ऐसा मकान नहीं मिलेगा। लेकिन वकील साहब उनकी हर बात को काटे जा रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है। अब वकील साहब मकान ले लेते हैं, कहते हैं कि भाई मेरा भांजा बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, हम तो 1-1.5 महीने ही इस मकान में रहेंगे। वो मेरा भांजा है। तो वो बहन जो है वो उषा किरण दिखाई है, और जो बच्चा है वो डेजी ईरानी दिखाया है। जो बच्चे ने किरदार निभाया है राजा का, वो बच्चा बीमार है, चल नहीं सकता। वो उस घर में आके रहने लगते हैं। दिखाया गया है कि बड़े दुखी हैं क्योंकि बच्चा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया है। वकील साहब कहते हैं चलो डॉक्टर की चिट्ठी आ ही जाएगी, देखते हैं कब चिट्ठी आएगी, हो सकता है कुछ आस बंध जाए। वो अपनी बहन से अगले दिन सुबह कहते हैं, रात को फिर वही होता है। उषा किरण जब परेशान होती हैं, भाई समझाते हैं, कोई वायलिन बजा रहा होता है। अब सुबह फिर वकील साहब तो चले जाते हैं अपनी बहन से ये कहकर कि मैं 2-3 दिन में वापस आऊंगा, तब तक डॉक्टर साहब का जवाब भी आ जाएगा कि राजा का इलाज कैसे चल रहा है। अब रोज डाकिये का इंतजार करती हैं। 2-3 दिन दिखाए हैं कि जब वो डाकिये का इंतजार करती हैं उषा किरण का नाम है उमा, बच्चे का नाम है राजा। उमा इंतजार करती है, बच्चे को भी सांत्वना देती है, बच्चे को भी रखती है। अगले दिन सुबह होती है। सुबह जब होती है तो फिर वही चाय लेकर आता है मोहन चोटी। अब मोहन चोटी कहता है कि बच्चे के लिए मैं दूध लाया हूं, आपके लिए चाय। वो बच्चे को दूध देती हैं और खिड़की के पास बैठाती हैं। तो वहां से निकल के जब मोहन चोटी जा रहे होते हैं, कहते हैं और छोटे मास्टर कैसे हो, कि मैं अच्छा हूं। तो मोहन चोटी कहते हैं अच्छा तुम, उससे कुछ बातें करते हैं। उमा कहती है अच्छा रात को वायलिन कौन बजा रहा था? कहता है वो है एक पगला बाबू। कहते हैं यहाँ लेके आना। वो कहता है छोटा राजा कहता है नहीं वो यहाँ, हाँ तुम्हारे लिए आ जाएंगे क्योंकि तुम चल नहीं सकते। मैं राजा बाबू से बोलूंगा कि छोटे मास्टर चल नहीं सकते हैं, तो हो सकता है तुम्हारे यहाँ आ जाए, मैं आज ही उनको बोलता हूँ। फिर थोड़ी देर में जब शाम हो जाती है तो वो वायलिन बजाने की आवाज दरवाजे से उमा को सुनाई देती है। वो समझ जाती है वायलिन वाले राजा बाबू, जिन्हें पगला बाबू कह रहे हैं, वो आ गए हैं। अब वो दरवाजे पे जाती है, वायलिन बजाने वाले को देखती है। जब वो पलटता है तो वो चौंक जाती है। ये थे दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने इस फिल्म में राजा की भूमिका निभाई है। अब दिलीप कुमार साहब वायलिन बजा रहे थे तो वो उमा को देखकर चौंक जाते हैं। इससे पता चलता है कि दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे। कहती तुम्हें तो मैंने यहाँ नहीं बुलाया। दिलीप कुमार कहते हैं, राजा कहता है कि अरे तुमने ही तो बुलाया था, मुझे तो उसने बोला कि तुम्हें बुलाया कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वो कह के दरवाजा बंद कर देती है। इधर खिड़की के पास से जब वो निकल कर जा रहे होते हैं तो राजा को आवाज लगाते हैं, अरे पगला बाबू। राजा आवाज लगा देता है, छोटा सा बच्चा जो चल नहीं सकता। अब राजा दिलीप कुमार वहां खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि क्योंकि उनका नाम तो किसी को भी पता ही नहीं है, पगला बाबू कहते हैं। हालांकि मोहन चोटी ने कई बार बताया कि उनका नाम राजा बाबू है, उस बच्चे का नाम भी राजा है। वो पूछते बच्चे से तुम्हारा नाम क्या है? कहते हैं राजा नाम है मेरा। कहते तुम्हारा नाम क्या है? वो नहीं बताता। कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपको अच्छे चाचा कहूंगा। अब जब उसने अपना नाम राजा बताया तो दिलीप कुमार उमा को देखते हैं, उमा दिलीप कुमार को देखती है, तो उनकी बातों ही आंखों में कोई बात होती है। उनकी आंखों में बात से पता लग जाता है कि वो एक दूसरे को जानते हैं। अब वो अच्छे से अच्छे दोस्त बन जाते हैं, राजा और राजा बाबू। वो उन्हें अच्छे चाचा कहने लगता है, रोज आने लगते हैं दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार जब उनके घर में रोज आते हैं और राजा से बातें करते हैं, और उसके बाद राजा बाबू को वो बुलाती भी है, बैठाती भी है, क्योंकि वो राजा वायलिन सिखाते हैं, वायलिन सुनाते हैं राजा को। मोहन चोटी जो है वो उमा को बताते हैं कि राजा तो बीमार है और बहुत जल्दी मरने वाले हैं। तो उमा बहुत दुखी होती है। अब इधर वो राजा जो चल नहीं सकता, छोटा बच्चा, वो उससे राजा बाबू कहते हैं कि ये जो पेड़ है, क्यों जो पेड़ शकुंतला ने लगाया था ना, वो थोड़ा बड़ा हो गया है। दूसरी बार जब भानु की फैमिली आई थी तो उस पेड़ को थोड़ा बड़ा दिखाया गया था, और अब उस पेड़ पे फूल आने वाले हैं। तो उससे कहता है, राजा बाबू कहते हैं राजा से कि जब इस पेड़ पे फूल आएंगे ना, लाल वाला फूल जब आएगा तब तुम चलने लगोगे। वो इतना विश्वास उसे दिला देते हैं कि तुम चलने लगोगे। वो भी खुश होता है। दोनों बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। अब वकील साहब वापस आते हैं। वकील साहब के आने से पहले दोनों का एक गाना होता है, पहले वो सुन लेते हैं।
मुस्कान है तेरी जान तेरी परछाई, उतने गीत है जितनी रातें हमने साथ बिताई। ये जो गीत अभी आपने सुना, ये दिलीप कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में था और सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र की रचना थी ये। और सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में ये दिलीप कुमार की पूरे फिल्मी सफर का गाया हुआ एकमात्र गीत था। इस गीत को लता मंगेशकर के साथ दिलीप कुमार ने आवाज दी। इसके बाद दिलीप कुमार ने कोई गीत नहीं गाया। हालांकि कर्मा फिल्म में और सगीना फिल्म में भी उन्होंने अपने गीत एक आध गीत में अपनी आवाज दी है, लेकिन वो पूरा गीत दिलीप कुमार का गाया हुआ नहीं मान सकते। ये गीत दिलीप कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया सैड सॉन्ग है, जिसे अच्छी तरह दिलीप कुमार का ही गीत माना जाता है। तो इस सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में दिलीप कुमार का गाया एकमात्र गीत आपने सुना, जो मुसाफिर फिल्म के लिए उन्होंने गाया था। और अब जो राजा उमा के साथ है, वकील साहब उसे देख लेते हैं, उसे निकाल देते हैं। अब रात को बहुत तेज बारिश हो रही है और उस बारिश में निकाल दिया है वकील साहब ने कि ये वही राजा है जो पहले तुम्हें धोखा दे गया था, ये अब भी तुम्हें धोखा देगा। ये कह के वो राजा को निकाल देते हैं। राजा बेचारा बारिश में चला जाता है। फिर मोहन चोटी भागता हुआ आता है कि राजा साहब तो वहां पड़े हुए हैं, राजा बाबू वो बहुत बीमार है, मैंने आपको बताया था। उमा फिर उनके पास पहुंचती है और उन्हें घर ले आती है राजा को। वकील साहब कहते हैं या तो तुम इस घर में रहोगे, या तो ये रहेगा इस घर में, या मैं रहूंगा, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, कल सुबह हम चलेंगे। और राजा की सेवा कर रही होती है क्योंकि राजा बहुत बीमार है, उसे बहुत दर्द है। और राजा ये सुनकर कि वकील साहब उमा से कह रहे हैं कि वो उसके साथ नहीं रहेंगे और उसे भी निकाल देंगे, वो उस घर को छोड़कर चला जाता है। जब राजा चला जाता है तो फिर उसको पता चलता है उमा को कि राजा चला गया। इधर सुबह होती है, जो पेड़ है उस पेड़ पर फूल निकल आए हैं। वो बड़ा खुश होता है। मुन्ना कहता है अरे पेड़ पे फूल निकल आए, ये तो मुझे राजा साहब ने बताया था, राजा अच्छे चाचा ने बताया था कि अगर इस पेड़ पे फूल आ जाएंगे तो मैं चलने लगूंगा। वो खड़ा होता है, चलने की कोशिश करता है तो चल पड़ता है। वो चल पड़ता है तो उमा बड़ी खुश होती है। बहुत खुश होके उसे वो बाहर पेड़ की तरफ झांकती है तो देखती है वहां राजा पड़ा हुआ है, वो बेहोश पड़ा है। वो भागती हुई उसके पास जाती है तो देखती है कि राजा के जो प्राण है वो निकल चुके थे। वो बहुत दुखी होती है और देखती है उसके हाथ में एक लाल फूल है। तो यहाँ होती है राजा की मृत्यु। और ये जो किरदार है दिलीप कुमार साहब ने बेहद ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। बहुत उम्दा एक्टिंग। वैसे तो दिलीप कुमार साहब के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि
दिलीप कुमार की बेहतरीन फिल्मों में इस फिल्म का नाम लिया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टूटे हुए प्रेमी, हारे हुए प्रेमी की जो भूमिका दिलीप कुमार ने निभाई है वो मतलब बेमिसाल है। और आप भी उस दर्द को महसूस करेंगे जो राजा बाबू का इस फिल्म में दिखाया है कि वो कैसे पगला बाबू बन गया, वायलिन बजाता रहता है, उस टूटा हुआ प्रेमी बन गया, क्यों उसके हालात ऐसे हो गए कि वो ऐसा बन गया। तो और जिंदा दिल तो है ही, क्योंकि वायलिन बजाता है, बच्चे को खुश करता है, अच्छे चाचा के रूप में खुश भी रहता है और बच्चे का दिल भी बहलाता है। तो ये जो भूमिका दिलीप कुमार साहब ने निभाई है वो बहुत अच्छी है। और ये फिल्म, जब आप फिल्म खत्म करके बाहर निकलेंगे तो आपको तीनों ही कहानियों के किरदार दिल को छू जाएंगे। अब आजकल बाहर क्या, आप थिएटर पे तो मूवी लगी नहीं है, आप घर पे ही देखिए, फिल्म अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, देखिए। और उसके बाद तीनों ही जो कहानियां हैं फिल्म की वो बहुत दिल को छू लेने वाली हैं। पहली कहानी में विवाह, दूसरी में जन्म और तीसरी में मृत्यु। और ऋषिकेश मुखर्जी यही संदेश देना चाहते थे कि जो घर है वो भी, उनमें भी प्राण होते हैं, उनमें भी सोचने की क्षमता होती है। आप ये सोचिए, जो कहते हैं ना दीवारों की भी कान होते हैं, इस तरह की कहावतें बनी हुई हैं, सच में बनी हैं। सच में ये दीवार जो है वो हमारे साथ ही जीते हैं, हमारे साथ हर पल को महसूस करते हैं। अगर हम सोचें तो सचमुच ये घर बहुत सारी चीजों के मूक दर्शक हैं। क्या नहीं देखा इन्होंने, कौन सा विश्व नहीं देखा, कौन सी खुशियां नहीं देखी, आजादी के पल देखे हैं। हमारे देश में जो जो हुआ, या कहिए विश्व भर में जो कुछ हुआ, वो इन घरों ने, इन मकानों ने सब कुछ देखा है और झेला भी है। और हर परिवार की हर कहानी के मूक दर्शक है ये मकान। तो इसी तरह की कहानी को, इसी तरह की सच्चाई को बयां करती ये फिल्म मुसाफिर। और आजकल तो छोटी छोटी कहानियों को पिरोकर फिल्म बनाने का जो दौर चला है, वो मुसाफिर फिल्म बनी थी सन 1957 में। तो कह सकते हैं ये इस तरीके की पहली फिल्म थी जहां 3 छोटी कहानियों को पिरोकर एक फिल्म का रूप दिया गया था और उस साल की एक अच्छी फिल्म माना गया था। एक आए एक जाए मुसाफिर दुनिया, एक कराए रे एक आए एक जाए मुसाफिर दुनिया, एक कराए रे एक आए। अलबेले अरमानों के तूफान लेकर आए, नादान 100 बरस के सामान लेकर आए। अलबेले अरमानों के तूफान लेकर आए, नादान 100 बरस के सामान लेकर आए। और धूल उड़ाता चला जाए, एक जाए मुसाफिर दुनिया, एक कराए रे एक आए। जी हाँ, ये गीत ही इस फिल्म का सारांश है। आज हमने सिनेमाघर फिल्म में आपको सुनाई मुसाफिर फिल्म की कहानी। हम लाए थे फिल्म मुसाफिर, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्मित और निर्देशित पहली फिल्म। अब इस कार्यक्रम से राधा को दें इजाजत। नमस्कार। अरे ओ सांभा,